स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला। आज हम टीपीए यूनिट फर्स्ट यूनिट का सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करो दोस्तों, जो उनकी भी मदद हो सके, उनको भी कानून के विषय के बारे में गहराई से अध्ययन कर पाएँ और वो डीपली समझ पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शब्द संपत्ति की परिभाषा कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब देखते हैं। संपत्ति का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, पता है सबको भाई प्रॉपर्टी होना कितना इम्पोर्टेंट है आज इस जीवन में। दैनिक जीवनचर्या में पग पग पर संपत्ति से काम पड़ता है, पता है काम पड़ता है संपत्ति से। संपत्ति के बिना जीवन के अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती। सबको पता है भाई संपत्ति तो होनी ही चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है उसका समाज में अच्छा नाम होता है, अच्छा पैसा होता है, उसके पास अच्छी इज्जत होती है। ठीक है, तो संपत्ति के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए भी संपत्ति अपरिहार्य है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी संपत्ति नेसेसरी होती है, अनिवार्य होती है। ठीक है, जीवन में संपत्ति का इतना महत्व होते हुए भी इसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है, नहीं किया गया है। परिभाषा, अधिनियमित विधियों में से संपत्ति की कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। इसके लिए हमें शब्दकोश एवं न्यायिक निर्णयों पर निर्भर करना पड़ेगा। संपत्ति से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जो अपनी है या अपनी बनाई जा सके अथवा अपने कब्जे में है या जिसे अपने कब्जे में ली जा सके, वो संपत्ति है। दूसरी, ऐसी कोई वस्तु जिसमें कोई अपना अधिकार या हित रखता है वह संपत्ति है। ऐसी कोई वस्तु जिसमें अपना कोई अधिकार या हित रखता है वह संपत्ति है। तीसरी, किसी वस्तु के आधिपत्य, उपयोग, व्ययन के अनन्य अधिकार को संपत्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी होती है उसका आप उपयोग करते हो, अवयन करते हो, आधिपत्य करते हो, तो वो संपत्ति आपकी है। ठीक है, संपत्ति शब्द में वे समस्त हित सम्मिलित है जिनमें स्वामित्व के गुण अथवा लक्षण पाए जाते हैं, वो संपत्ति होती है भाई। ठीक है जी। एम पाठक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, संपत्ति अंतरण अधिनियम के परिणात किसी वस्तु में स्वामित्व होना चाहिए, स्वत्व होना चाहिए, हक या अधिकार होना चाहिए, तो वो संपत्ति कहलाएगी। ठीक है भाई, संपत्ति कौन चीज़ होगी जिसमें आपका स्वामित्व होगा, स्वत्व होगा, ठीक है, हक होगा आपका और उस पर अधिकार होगा, तो वो चीज़ आपकी संपत्ति कहलाएगी। अब संपत्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है मूर्त संपत्ति, एक होती है अमूर्त संपत्ति। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, एक होती है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब मूर्त संपत्ति भी दो प्रकार की होती है, एक होती है चल संपत्ति, चल अर्थात जंगम संपत्ति, एक होती है अचल अर्थात स्थावर संपत्ति। जो चल और जंगम संपत्ति की होती है उसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है मूर्त संपत्ति और एक होती है अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। तो मूर्त संपत्ति देखते हैं। मूर्त संपत्ति से अभिप्राय ऐसी संपत्ति से है जिसका कुछ भौतिक अस्तित्व होता है। इसके अस्तित्व की जानकारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अथवा स्पर्श कर या देख कर की जा सकती है। इसे स्थावर एवं जंगम दोनों प्रकार की संपत्तियाँ शामिल होती है। ठीक है जी। मूर्त संपत्ति कौन सी होती है? जिसमें अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय काम में आते हैं इसमें, जिसको हम देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, ऐसी संपत्ति को बोलते हैं मूर्त संपत्ति। ठीक है, इसके अंदर मूवेबल संपत्ति भी आती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है। दोनों प्रकार की संपत्तियाँ शामिल होती है। जैसे इसमें आती भूमि भी आती है, भवन भी आती है, संपदा भी आती है, वस्तुएं भी आती है, माल आदि सभी संपत्ति इसी के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति से अभिप्राय ऐसी संपत्ति से है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व अथवा स्वरूप नहीं होता। ऐसी संपत्ति को न तो देखा जा सकता है, न ही स्पर्श किया जा सकता है। इन सब के बावजूद इसे संपत्ति माना गया है। इसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, बुद्धि है, बुद्धि इंटेलेक्चुअल है,
बौद्धिक क्षमता है, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं अमूर्त प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो हो गया चल संपत्ति, और एक सॉफ्टवेयर हो गया, वो क्या हो गया, अमूर्त संपत्ति। आ गया एग्जाम्पल के समझ में आ गई ना। जैसे सॉफ्टवेयर तो उसको पढ़ना तो देख सकते हैं ना, उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो होता है ना हार्डवेयर, उसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसी प्रकार जो चल संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति, उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो अमूर्त संपत्ति होती है ना, उसको अपन देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते और छू भी नहीं सकते, ठीक है। वो अपनी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपत्ति होती है। जैसे कौन कौन सी होती है, प्रतिलिपि अधिकार होती है, जो अपने कॉपीराइट होता है, अपन उसको वो कर सकते हैं। व्यापार से ट्रेडमार्क होता है, वो अपना ये इसमें अमूर्त संपत्ति में आता है। पेटेंट हो गया, वो अपना अमूर्त संपत्ति में आ गया। गुडविल हो गया, जो अपनी अमूर्त संपत्ति में आ गया। इस तरह से मूर्त संपत्ति के प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मूर्त संपत्ति भी दो प्रकार की होती है, जंगम एवं स्थावर, ठीक है। जंगम चल एवं अचल, ठीक है। जंगम संपत्ति क्या बोलती है, जंगम संपत्ति को चल संपत्ति भी कहा जाता है। साधारण खंड अधिनियम जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 की धारा 3 उपधारा 36 के अनुसार जंगम संपत्ति से स्थावर संपत्ति के सिवा हर प्रकार की संपत्ति विपरीत होती है। सीधी सी बात है भाई, जो चल संपत्ति है वह अचल संपत्ति के सिवा हर प्रकार की संपत्ति विपरीत है। सीधी सी बात है भाई, जो अचल संपत्ति है, जो अचल संपत्ति नहीं है वो अचल संपत्ति है। सीधी सी बात है। अभिप्राय ये हुआ कि स्थावर संपत्ति को छोड़कर अन्य सारी संपत्तियां जंगम है। स्थावर मतलब जो स्थान, जो जमीन से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं स्थावर संपत्ति, ठीक है। वो सभी बाकी जंगम प्रॉपर्टी है। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी सेल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अभिप्राय यह हुआ कि स्थावर संपत्ति को छोड़कर अन्य सारी संपत्तियां जंगम है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 22 के अनुसार जंगम संपत्ति शब्द से यह आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भारतीय की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूपद किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अंतर्गत नहीं आती है। सही बात है यार। चल संपत्ति में कैसे आएगी, जंगम संपत्ति में कैसे आएगी, वो तो स्थावर संपत्ति में आएगी ना, ठीक है। अब देखो, माल बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 7 के अनुसार माल के अनुयोज्य दावों एवं और धन से भिन्न हर फिल्म की जंगम संपत्ति विपरीत है तथा इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो माल के अंतर्गत या जंगम चल संपत्ति में आते हैं, कौन कौन से, स्टॉक हो गया और अंश हो गया, ठीक है। उगती हुई फसल हो गई, घास हो गई, भूमि से बद्ध या उसके भाग रूप ऐसी चीज़ें जिसका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया हो, वो भी इसी में आ गई, चल संपत्ति के अंदर ही भी आ गई, ठीक है। स्टॉक, और स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया ना वो, ठीक है। उगती हुई फसल क्या हो गया, वो फसल उग रही है इतने, तो वो वो अचल है, और उसको निकाल के फिर बाहर मार्केट बेचेंगे तो चल बन जाएगी। घास क्या है, घास इतने उग रही है इतने, तो वो अचल है, जैसे पशु पक्षी उसको खा जाएंगे, उसके बाद वो चल हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार बताया गया है। अब बताओ सेकेंड, स्थावर संपत्ति, इसको बोलते हैं अचल संपत्ति भी कहा जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा, काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती है। समझ में आ गया ना। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, जो पेड़ खड़ा हुआ ना, उसको बोलते हैं खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती है। समझ में आ गई बात है। दूसरा क्या है, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 की उपधारा 26 के अनुसार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत भूमि एवं भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे और वे चीज़ें जो भूमध्य है या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है सम्मिलित है। वही बात आ गई ना, भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें को ही स्थावर संपत्ति बोला जाता है, ठीक है जी। जहाँ कोई खड़ा काष्ठ काटने के लिए आशायित हो, जंगम संपत्ति की परिधि में आता है। भाई जैसे कोई पेड़ खड़ा है और वो काम आएगा अपने, और अपने उसको काट लेंगे, और वो काटने योग्य है ना, तब तो वो आएगा जंगम संपत्ति के अंदर, और वो अपने काम का नहीं है और खड़ा ही है, तो वो आ जाएगा अजंगम संपत्ति के अंदर, ठीक है जी। ओके। शांताबाई बनाम स्टेट ऑफ बम्बई केस में बताया गया है, हरे फलदार वृक्षों को जब तक वे फल देने योग्य रहते हैं स्थावर संपत्ति माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। स्थावर माना जाएगा जब तक फल दे रहे हैं तब तक। उगती फसलों को जंगम संपत्ति माना गया है क्योंकि उनका उपज से पृथक कोई अस्तित्व अथवा उपयोगी नहीं होता, इसलिए उनको जंगम संपत्ति माना गया है। महावीर बनाम इनायत
के मामले में बोला गया है। निम्नांकित को स्थावर संपत्ति माना गया है। किसको माना गया है स्थावर संपत्ति? आइए देखते हैं। सुखाधिकार, सुख प्राप्त करने का अधिकार क्या होता है? वो मेरा स्थायी है, उसको कोई मेरे से छीन नहीं सकता, सुखाधिकार। ठीक है। विमोचन का अधिकार, जो भाई विमोचन क्या होता है? विमोचन क्या होता है? विमोचन होता है वापस पाने या फिर छुड़ाने का अधिकार। निश्चित राशि का भुगतान करके प्राप्त की जाती है, उसको बोलते हैं विमोचन का अधिकार। विमोचन क्या होता है? जैसे किसी अपन ने कोई किसी को कोई चीज़ गिरवी धरी, अपने पैसे लिए, अपनी चीज़ रखी उसके पास में, ठीक है, और फिर उसने उस चीज़ को बेच दिया उसने उस चीज़ को, उसने अपने पैसे प्राप्त कर लिए, फिर अपने पैसे कमाए, फिर अपन ने उस आदमी को पैसे दिए और फिर अपनी चीज़ वापस ले ली, उसको बोलते हैं विमोचन का अधिकार। नाव चलाने का अधिकार, एक नाविक का नाव चलाने का अधिकार होता है। ठीक है। जो तालाब है, उस तालाब को एक वो हो गया स्थावर संपत्ति हो गया, तो उस पर सभी का अधिकार होगा। ठीक है। मछली पकड़ने का अधिकार हो गया, वो भी सभी का होगा। ठीक है। बुचड़ खाने का अधिकार। ठीक है। मंदिर में वंशानुगत पुजारी का अधिकार होता है। मंदिर में अगर एक वंश के पंडित अगर शुरू से पूजा कर रहे हैं ना, तो फिर उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी उस मंदिर में पूजा करती रहेगी। यह उसका अधिकार है, वो उसका स्थायी अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता उसके पास से। जागीर की आय का अधिकार, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जो जागीरदार हुआ करते थे, वो लोगों से टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे, तो ये उनका अधिकार था। तो उस अधिकार से इनको कोई नहीं छुड़ा सकता। अचल संपत्ति में बाजार लगाने का अधिकार, जैसे जो अचल संपत्ति जब बंजर भूमि होती है वहाँ पे बाजार लगाया जाता है, तो यह बाजार लगाने वालों का अधिकार है। उस अधिकार को उनके पास से कोई नहीं छुड़ा सकता। यह उनका स्थायी अधिकार है। खनिज का अधिकार, ठीक है, किसी ज़मीन के ऊपर कोई पत्थर आ गया, कोई हीरे चांदी की जवाहरात, कोई खान खून है, तो वहाँ पे मिल गई, तो उसको खोदने का करने का सारा अधिकार जो मालिक होता है उसका होता है। झरने से जल का उपयोग करने का अधिकार होता है। हिंदू विवाह का पति की अचल संपत्ति की आय में प्राप्त जीवन हित होता है। अपनी अचल संपत्ति पर कारखाना स्थापित करने का अधिकार होता है। कर मुक्त इमाम की भूमि में उत्पादन का अधिकार भी होता है। ठीक है। ये सारे अधिकार क्या हो गए? स्थायी अधिकार हो गए। अब निम्नांकित में से कौन से अधिकार स्थायी नहीं होते हैं? स्थावर संपत्ति कौन सी नहीं होती है, वो भी देख लीजिए। देखिए, प्रतिलिप्यकार, ये एक स्थायी अधिकार नहीं होता। प्रतिलिप्यकार, ठीक है। बारी बारी से पूजा करने का अधिकार भी एक स्थायी अधिकार नहीं होता है। जैसे मान लो कि 2-3 भाइयों ने डिवाइडेशन कर रखा है, या फिर गवर्नमेंट ट्रस्ट के द्वारा ही डिवाइड कर रखा है, तो वो फिर स्थावर संपत्ति नहीं माना जाएगा। जजमानी का अधिकार, जजमानी क्या होती है? जैसे एक दुकानदार और एक ग्राहक के बीच में जो नैतिक दायित्व, एक नैतिक कर्तव्य, एक संपर्क होता है, एक व्यवहार होता है ना, उसको बोलते हैं जजमानी का अधिकार। ठीक है। जो एक गरीब किसान होता है वह उस जमींदार को या फिर उस दुकानदार को ही सामान अपना सेल करेगा, ठीक है, और उससे रकम प्राप्त करेगा और उसको अपना माल दे देगा, तो ये जजमानी का अधिकार बोलते हैं इसको। मतलब शुरू से ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक दिनचर्या चली आ रही है, ये प्रथा चली आ रही है, तो इसको बोलते जजमानी का अधिकार। भविष्य में भरण पोषण राशि प्राप्त करने का अधिकार, ये एक स्थायी अधिकार नहीं है। भविष्य में भरण पोषण राशि, अगर वो जीवित रहेगा तो भरण पोषण राशि प्राप्त कर लेगा, और जीवित नहीं रहेगा तो उसको भरण पोषण राशि कौन देगा? ठीक है। रॉयल्टी का अधिकार, ये भी एक परमानेंट नहीं होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, आप अच्छे वॉल्यूम वगैरह जनरेट करोगे, अपना कंपनी में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे, तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। अगर काम अच्छा नहीं करोगे तो रॉयल्टी नहीं मिलेगी आपको। सरकार प्रोनेट क्या होती है? सरकार प्रोनेट, तो सरकारी प्रोनोट क्या होते हैं? जो सरकारी जो नोट होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। सरकारी के इन अनुसार वो नोट समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है। फिर आता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकने वाली मशीन होती है, वह भी स्थावर संपत्ति नहीं मानी जाती है, क्योंकि वह मूवेबल है, उसको एक स्थान दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने टीपीए के सेकंड क्वेश्चन को डिटेल से समझने का प्रयास किया। मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अपने संपत्ति के प्रकार पढ़े, उन प्रकारों में कौन कौन से प्रकार हैं? जंगम पढ़ा, अजंगम पढ़ा, चल पढ़ा, मूर्त पढ़ा, अमूर्त पढ़ा, और मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है मेरा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और इसी तरह मैं इस यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, आपको सारे सब्जेक्ट की सीरीज़ पूरी कंप्लीट कराऊँगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए मेरे को, तो आप अपना प्यार मेरे को लाइक करके
और चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।